नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं विश्व भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। और आज हमारे पास आप लोगों के जाने पहचाने शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ, भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेता। तो शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। और आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि जिस अभियान में इलेक्शन कमीशन जुटा था और उस अभियान में अभीष्ट भारत के दर्शकों ने और आपने जो उल्लेखनीय योगदान किया है प्रजातंत्र में, कि वोट परसेंट जो घट रहा था, वोट परसेंट वो बढ़ा है। और लगातार प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चौथे चरण आते आते केवल 1% का डिफरेंस रह गया 2019 में, जिसकी इतनी हाय तवा मची थी। तो आपको, अभीष्ट भारत के दर्शकों को पुनः मेरा नमस्कार। आप प्रजातंत्र के प्रहरी और रक्षक के रूप में जो आप उभरे हैं, इससे पूरा भारत संविधान और इलेक्शन कमीशन और जनमानस आपका रेडी रहेगा। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद। ये सब जनता का सहयोग है। जनता जागृत हो रही है और वोटिंग बूथ पे इतनी भयानक गर्मी के बाद भी पहुंच रही है, बहुत बड़ी बात है। सारी जनता को, सारे वोटर्स को इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबसे पहले पहला यही कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को, जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ वे जाके इस तरह से रिलीफ दी गई, उसमें बहुत सारे तरह की बातें हो रही। इंटरनेशनल प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें थी, और प्रेशराइज होकर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जजमेंट दे रही है या संविधान का उल्लंघन कर रही है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिया गया। और अरविंद केजरीवाल वाले जजमेंट में ये कहा गया था कि इसको नज़ीर न माना जाए, इसके आधार पे कोई और रिलीफ नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो बीजेपी कैंडिडेट हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उनको सेम रिलीफ दिया कि भाई अभी इलेक्शन चल रहा है और इनका एफआईआर जो है उसको, अरेस्ट को स्टे किया। और ये कहा गया कि भाई चूंकि इलेक्शन है और एक कैंडिडेट हैं, अरविंद केजरीवाल को इस तरह का रिलीफ सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, उसी को बेस बनाकर इस तरह के काम शुरू हो गए हैं भारत के जुडिशरी में। इसके विषय में आप क्या मत रखते हैं कि जिस तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या उसके बारे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में? अब प्रभाव के रूप में तो आपने देख लिया कि किस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है, एक जो एफआईआर होनी थी उस पर रोक लगा दी कि चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव की वजह से उसमें रोक लगाई। और संविधान का जो अनुच्छेद 141 है, वो सीधा सीधा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को राजनैतिक प्रश्नों से बचना चाहिए। और किसी भी मामले में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो उस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल जो भी सजेशन है, क्वेश्चन, उससे बचना चाहिए। यहाँ पे जो उन्होंने बेल दी, और हमको लगता है कि भारतीय इतिहास में और विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसमें कहा गया है कि इलेक्शन की बजाय, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वजह मान के बेल ग्रांट की गई। एक चीज़ बड़ा फाइन डिफरेंस होता है लीगल कस्टडी में और पॉलिटिकल कस्टडी में। जहां राजनीतियों को नज़र बंद किया जाता था किसी एजिटेशन की वजह से या किसी आंदोलन की वजह से, तो उसमें तो समझ में आता है, वो कह सकता है कि भाई राजनीति है, आप उसको वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए जाने दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो करप्शन के चार्जेस थे। 9 बार आप सम्मन जम करते हैं, नोटिस जम करते हैं, ईडी का नोटिस जम करते हैं, सीबीआई का नोटिस जम करते हैं। यहाँ तो कंप्लीट जो है, आपने कानून को तोड़ा है। और उस आधार पे केवल कि आपको एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और इलेक्शन का दौर है, बेल ग्रांट की जाती है, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि लीगल जूरिस्प्रूडेंस के परे है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी देखा, आज ही की न्यूज़ है कि बंदोपाध्याय जी के ऊपर कुछ उन्होंने राजनीतिक तरह से द्वेषपूर्ण स्पीच दी थी, उस पर उसके एफआईआर में स्टे करा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कई बार वैसे भी संविधान 141 कहता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन देता है, चाहे बेल पे हो, चाहे छोटे से मैटर पे हो, कहीं ना कहीं लीगल इम्प्लीकेबिलिटी नहीं भी होगी, लेकिन मॉरल परसुएशन होता है लोअर कोर्ट के लिए। उसमें हाई कोर्ट है और लोअर जुडिशरी है। कल को अगर एमएम, सीएमएम, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बार मेडिसिनल सेक्रेटरी रहे हैं, हमारे ऊपर कई बार कंटेम्प्ट लग जाते हैं एडवोकेट्स का कार्य करते करते। और हम लोग जो है किसी वजह से, मान लीजिए एडवोकेट को जो है कस्टडी में भेज दिया जाता है, या किसी भी आम आदमी को, कोई कंपनी चला रहा है, अपनी जीएम है, कोई एमडी है कंपनी का, या कोई सोसाइटी चला रहा, कोई एनजीओ चला रहा, कल को कहेगा आके कि भाई हमको अपना एनजीओ चलाना है, मैं उसका चीफ हूँ, हमको बाहर भेजो।
भैया हमको बाहर चलानी है, हमारे पास कुछ खिलाफ अंदर भेजा गया किसी चार्जेस में, हमको बाहर भेजो। तो हमको लगता है कि केवल और केवल एक ऐसी कई बार होती है कि आदमी आवेश में आके या फिर कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट से आके या फिर एक गलत इंटरप्रिटेशन में आके वो कई बार ऐसे डिसीजन दे बैठता है कि बाद में चल के बहुत महंगे साबित होते हैं। और ये मुझे लगता है कि आज केवल और केवल टेम्पररी फ़ायदा देने के लिए, कुछ लोगों को प्लेकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने अनजाने में मुझे लगता है कि बेल का ग्राउंड गलत दे बैठा है। बेल सही है गलत है इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, इसके बाद भी कई बेल और हुई, जैसे भोरे पालेगांव वाला कांड था, उसका जो मास्टरमाइंड जो नक्सली था उसको बेल दिया इन्होंने। भाई नक्सल मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट हो गएगा कि भाई मुझे भी अपना मूवमेंट चलाना है, नहीं उसको दिया भी देना पड़ेगा। केजरीवाल के बाद की बात बता रहा हूँ। हाँ, उसके अलावा एक बेल अभी मिली जो क्लिक इंडिया वाला है, उसको दे दिया इन्होंने बेल पीएमएलए में ही, कि भाई इसमें आपने लिखित में ये नहीं दिया है कि किस लिए हमारे अरेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चार्जेज हैं, जबकि उसमें ये भी प्रोविजन है कि मौखिक भी आप बता सकते हैं एजेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस ग्राउंड को बना के ऐसे ऐसे ग्राउंड बनाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे खतरनाक लोगों को छोड़े जा रहे हैं, तो जबकि सामान्य देखा जाता है जुडिशरी में, हम लोग भी 20-22 साल 25 साल हो गया प्रैक्टिस में, कि सामान्य आदमी तो भटक रहा है, लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं, इनके नामी गिरामी लोग खड़े होते हैं इनके लिए और बहुत अच्छा रिलीफ ले आते हैं। एक शब्दों में कह दीजिए कि व्हाइट कॉलर जो क्रिमिनल हैं, उनके लिए जुडिशरी सेल्फ क्रिएटेड ग्राउंड पे बेल दे देती है, नॉट आर्ग्यूड ग्राउंड या प्रपोज ग्राउंड में, सेल्फ क्रिएटेड जो मतलब कानून में लिखा गया है। चलिए, आपको है कि आप सोचते हैं कि बेल बनती है तो कर सकते हो, आपको इनहेरेंट पावर है, मतलब कहने का दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप इस तरह के क्राइम में, जहाँ पे इतना बड़ा चीटिंग का क्राइम हो, जहाँ जनता का पैसा लूट के लोग बैठ गए हों और एक संवैधानिक पद या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए, बिल्कुल, या बहुत बड़े बड़े विदेशी फंडिंग से न्यूज क्लिक जैसी एजेंसियां चल रही थी, सबको पता है, उनके लोगों को रिलीफ देने के लिए इतना आतुर सुप्रीम कोर्ट दिखती है। अरे आप इसी में देख लीजिए, जो अभी जो इसमें सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी गए थे, वो तो केवल अरेस्ट के खिलाफ गए थे कि अरेस्ट इलीगल है, बेल की थोड़ी बेल का उसमें मांगा ही नहीं था उन्होंने एप्लीकेशन में। तो वही कह रहा हूँ कि आप इनडायरेक्टली करना चाह रहे हैं कि अगर व्हाइट कॉलर क्राइम आपने किया है, आप हजारों करोड़ 10,000 करोड़ मनी साइफन किया है, तो आपको एडवोकेट भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें तो सेल्फ क्रिएटेड ग्राउंड पे ही बेल हो जाएगी। और सेल्फ क्रिएटेड ग्राउंड पॉलिटिकल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल बेचारा पछता रहा है, उसको छोड़ दिए और वो प्रचार भी नहीं कर पा रहा है, और वो जो है सोच रहा है कि यार अंदर रहता तो कम से कम कुछ सिंपैथी मिलती, अभी तो बाहर कर दिया गया हूँ, न कुछ कर पा रहा हूँ, न सिंपैथी मिल पा रही है, ऊपर से वो जो अभी कांड हो गया, स्वाति मालीवाल फायर ब्रांड नेता थी, वो बिल्कुल फायर ब्रांड नेता कर दी अपने घर में बुला के। बिल्कुल, वो तो खैर आदत है केजरीवाल की, और उन लोगों का साथ ऐसा है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आपने बड़ा नजदीकी से प्रियंका गांधी जी को देखा, उन्होंने नारा दिया था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो केजरीवाल ने पक्का सबूत दिया कि मैं आपका पार्टनर हूँ, लड़की से ही लड़ूंगा मैं। तो हमको लगता है कि महिला, कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और जिस तरह से मालीवाल जी की उन्होंने पिटाई की, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सुनीता जी से राइवलरी ज़्यादा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो हो सकता है परिवारवाद का विरोध किया उन्होंने, तो उन्होंने इसका जवाब चाटे से दे दिया है। और वो अलग बात है कि केजरीवाल को और उनकी पार्टी को प्रजातांत्रिक रूप से चाटा मिलने वाला है 4 जून को, और मिल भी रहा है, और उसी राह में कन्हैया कुमार भी घूम गए हैं। वो सुनने में आ रहा था कन्हैया कुमार को, कन्हैया कुमार को जो है आप पार्टी के समर्थन नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपने आप को झापड़ मरवा लिया कि नहीं मैं केजरीवाल टाइप का ही आदमी हूँ, मैं भी महिलाओं से ही लड़ता हूँ। तभी वो कहते हैं भारत वामपंथी, हाँ मैं भी वामपंथी हूँ। वो भी कहते हैं कि भारत माता के टुकड़े हों, टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, तो ये महिलाओं पे अत्याचार कर, जब भारत माता को ही माता नहीं मानते हैं, तो वो पहले दिन से महिलाओं के अत्याचार पे कांग्रेस, आप और आपके लेफ्ट, ये सब शामिल है, आज से नहीं 50 वर्ष से। मालीवाल तो एक उदाहरण है। उसके पहले कोहली जो इस चीज से गायब कर दिया गया उस सीन से, और उसके पहले स्वयं आतिशी, जिसको स्वयं उनको लगा कि सुनीता की राइवल है, तो उसको उन्होंने भरी कोर्ट में कहा कि मुझे जो है जितने शराब के डीले होती थी, जो पॉलिसी होती थी, सौरभ भारद्वाज उनको जो है रिपोर्ट करते थे। तो उनका महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रेम बिल्कुल उजागर है कि केवल और केवल सुनीता ही महत्वपूर्ण है,
बाकी महिलाओं की इज्जत उनकी नज़र में नहीं। कुछ नहीं है। तो इसमें वो वाला है ना कि एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की जिसमें रेखा के साथ शादी नहीं हुई थी, सिल- जयाप्रदा के सिल- साथ सिलसिला सिलसिला शायद पिक्चर है, उसमें वो थी जया बच्चन थी। जया बच्चन हाँ, थी। हाँ। तो उसमें कहीं वो मंगलसूत्र वाली कहानी तो नहीं आ रही कि एक के पास मंगलसूत्र है दूसरी के पास नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार इशारों में बात करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने इस परिकल्पना को पहले ही सोच लिया हो कि वो शायद तो मालीवाल दूसरी बात उनका करते हैं। मंगलसूत्र गायब करने जा रही हूँ, मतलब कुर्सी गायब करने जा रही। इसको गलत मत लीजिएगा, नहीं, लेकिन ये कुछ है लोग कि कह रहे हैं कि ये घर वाली बाहर वाली की लड़ाई है, ऐसा भी हो सकता है। अब पिक्चरों में तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्वाति जी कुर्सी में बैठती कि आतिशी जी बैठती या सुनीता जी बैठती, इसकी लड़ाई मुझे ज़्यादा समझ में आ रही, ज़्यादा लग रही है। और दोनों जो महिला है पढ़ी लिखी महिला है और बगावती महिला भी हैं, और मालीवाल जी भी, तो उनको लगा होगा कि मेहनत हम कर रहे हैं, दौड़ हम रहे हैं, एसी में बैठे बैठे सुनीता जी मुख्यमंत्री बन जा रही और हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में उनको भेजा जा रहा। तो कहीं ना कहीं उनके इस हसीन सपनों का कत्ल करने का काम इन्होंने केजरीवाल ने किया। उन्होंने उनकी डिक्टेटरशिप जो है लगा, इल्ज़ाम तो कईयों पे लगाते हैं, लेकिन उनकी डिक्टेटरशिप को उन लोगों ने नहीं माना। तो उन्होंने लगता है कि अपने जो उनके पीएस थे वैभव कुमार जी, जो कुछ एक डेढ़ साल पहले वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को बुला के जब मारपीट कराई थी इन्होंने अपने विधायकों और इनके साथ, उसमें भी वैभव शामिल था। ऑलरेडी उसके खिलाफ चार्जशीट हो रही वैभव, और उसमें उनके 2 विधायक शामिल थे, खुद भारद्वाज शामिल थे। तो भर बुला के मारपीट करना ये केजरीवाल की पुरानी आदत है कि चोरे छिपे कमजोर आदमी है, बाहर तो लड़ नहीं सकता, बाहर केवल नौटंकी मफलरबंदी करनी है उनकी। लेकिन इसका अंजाम उनको जो है उनको बहुत दूर तक भुगतना पड़ेगा प्रजातंत्र में भी, क्योंकि एक कभी इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी अच्छी फाइंडिंग आई है, द साइलेंस ऑफ विमेन। और साइलेंस ऑफ विमेन निश्चित रूप से जिस तरह से राम की धुन सनय सनय कान पे पहुंचती है कि राम आएंगे, उसी तरह प्रजातंत्र में वोट परसेंटेज का बढ़ता, चौथे चरण के बाद 5वां चरण 20 तारीख को है, बढ़ता हुआ साइलेंस जो है ऐसा ना हो एक्सप्लोजन के रूप में हो और सच कुछ 400 पार हो जाए। हम लोगों की जीभा कांपती है कहते कहते, लेकिन ऐसा लगता है कि पहली बार जो फलूदी कौन सा बाजार है ना, जो 303 305 कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पहली बार जो है महिलाओं का साइलेंस बिल्कुल प्रजातंत्र पे बम्बार्डमेंट होगा और राम धुन पे ही चुपचाप, पता भी नहीं चलेगा कब लंका विजय होगी। नहीं तो केजरीवाल जी वही कर रहे हैं जैसे लोगों के साथ रहते हैं। केजरीवाल, एक कहावत है ना कि मैन इज नोन द कंपनी ही कीप्स। एग्जैक्टली। तो अभी जो उनकी कंपनी है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे सोनिया, मतलब 10 जनपद हो, गांधी परिवार, या जितने भी, चाहे अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना यूपी में जाके इन्होंने, हाँ बिल्कुल, कल परसों की बात है। कल परसों की बात है। तो ये जितने लोगों के सर्किल में हैं वो सब अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे में ही रहते हैं। तो वही प्रभाव केजरीवाल पे है, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो खुले अब तौर ये आतिशी को और ये जो आपकी स्वाति मालीवाल, हाँ, इन लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप लोग, वो तो आदमी ठीक है अपने परिवार को ही प्रमोट करेगा, जिसको मंगलसूत्र पहना है बिना मंगलसूत्र वाली को कैसे प्रमोट करे? तो पहले क्लियर कर देता। समाजवाद के नाम पे अखिलेश यादव कुर्सी मिलती है, सामाजिक समरसता सेकुलरिज्म के नाम पे राहुल गांधी कुर्सी मिलती है, लालू यादव तेजस्वी यादव कुर्सी मिलती है। तो कॉमन मैन का शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं केजरीवाल? वो कह दें कि कॉमन मैन का मतलब मेरी पत्नी मेरे बच्चे हैं। हाँ, तो उसमें आप गलत लोग का कॉमन मैन समझ रहे हैं, जनता की आवाज समझ रहे हैं। जनता बेवकूफ बनी और वो तरीका था उसका, उसमें सफल रहा, उसमें क्या बुराई है? जलता जाने, जनता को लॉलीपॉप पकड़ाता रहता है। नहीं, तो, लेकिन जो जान रहा है, जो मालीवाल को पता चल गया, तभी तो मारपीट हो गई। मालीवाल को भी कोई दूध की धुली नहीं है, उनके बारे में भी सबको पता है कि किस लेवल की अनार्किस्ट वो भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पाक साफ लोग हैं, ये सारे अरे ठीक है, दूध की धुली नहीं, लक्स की धुली है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसको चाटे से मरवाए, घर बुला के चाटे मारोगे। ये गलत। नौकरानी भी नहीं, नौकरानी को नहीं मारता, उसमें भी अपराध शाखा में आता है। अगर आपके घर की नौकरानी है उसको मार देते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो हमको लगता है कि कम से कम ठीक है, नौकरानी ही अगर पालीवाल को मार रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस में कम से कम FIR तो हो जानी चाहिए। तो भाई आप अरविंद केजरीवाल को मानते हो, को संविधान मानने वाला है? वो तो अनार्किस्ट बताता है। आपने देखा नहीं 26 जनवरी को किस तरह से वो गंदी सी शक्ल रजाई से निकाल के सड़क पे लेटा हुआ था, मुख्यमंत्री बीइंग है, वो तो चीफ मिनिस्टर, वो कह रहा था 26 जनवरी क्यों मनाई जानी है, हम तो नहीं मानते 26 जनवरी भाई।
आप उसका नाटक तो शुरू से देख रही है तो जनता, खैर बिल्कुल भारत लेकिन माता नहीं फिर भी मानते, जनता टुकड़े टुकड़े सपोर्ट गैंग तो है। करती ही है हाँ, ना। बिल्कुल। कभी अच्छा, कभी बिजली पानी हाँ, जैसे वो मुद्दे भी इम्पैक्ट भारी कर जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं, लेकिन जनता उस पे दिल्ली भाग की जाती जनता है। और देश की जनता समझदार है। लोकसभा में किसको वोट करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, और उसका उदाहरण जो आपके चैनल पे भी कई बार डिस्कशन हो चुका है कि बढ़ता हुआ मत प्रतिशत वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब पूरी की पूरी प्रजातांत्रिक शक्ति जो है अयोध्या में जाके केंद्रित हो जाएगी। दूसरी बात, अब आपने अयोध्या की बात कर दी तो हम आ जाते हैं परसों होने वाले चुनाव पे। परसों है लोकसभा की चौथे राउंड की पोलिंग, पांचवें राउंड की पोलिंग चरण होगी की। सोमवार को। इसमें 49 सीट्स हैं पूरे भारतवर्ष में, और सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसी भगवान राम की धरती के आसपास वाले जिले हैं। वही गोंडा, बस्ती, बहराइच, लखनऊ, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली जैसी प्राइम सीट, अमेठी और रायबरेली, और उधर झांसी और फतेहपुर, ये सब पूरा बेल्ट, मैं पूछना पर्सनल, जैसे आपने अमेठी और रायबरेली का नाम लिया तो आपकी प्रसन्नता अलग से दिखी, तो आप उस धरती से प्यार करते हैं कि वहाँ के जो दो स्वघोषित राजा थे, राज परिवार था, उससे प्रेम व्यवहार करते हैं? देखिए, अमेठी रायबरेली का क्या है कि अमेठी रायबरेली गांधी परिवार अपना गढ़ बताता रहा है, लेकिन अभी जो दो आ गए हैं डॉक्टर लोग, मोदी और अमित शाह के रूप में, पॉलिटिकल डॉक्टर हैं। हाँ, योगी जी जैसा इनको उनसे और भी बढ़िया सर्जन मिलता जा रहा है, और उनका हाथ शार्प है, अच्छी सर्जरी कर लेते हैं। तो इन लोगों ने जो अभी जो वहाँ सिस्टम दिख रहा है, अमेठी तो वैसे राहुल गांधी छोड़ के भाग गए या जो भी कह लीजिए, उनको जो कैंडिडेट मिला किशोरी लाल शर्मा जी पंजाब बेस्ड हैं, और ये जिंदगी भर अमेठी और रायबरेली के मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी को दिल्ली में देखते थे बैठ के, वहाँ पे वही इलेक्शन में ही जाते थे। दिल्ली में वो भी किसी के बच्चे का एडमिशन कराना हो, कहीं कुछ कराना हो, उसके लिए आप 10-20 बार उनके यहाँ धक्के खाइए, लाइन में लगिए, तब जाके थोड़ा उनका अपॉइंटमेंट मिलता था। और 100 लोग अगर पहुँच रहे हैं तो 10-20 लोगों का एडमिशन हो जाता था, कुछ अपने आप हो जाता था। वो कितना एफर्ट करते थे भगवान मालिक हैं। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे भी एक बार किशोरी लाल के यहाँ जाने का सौभाग्य मिला था। मैं 2-3 बार वहाँ चक्कर लगाया हूँ, 10 जनपद तक पहुँचा हूँ, 24 अकबर रोड तो कई बार गया हूँ। क्योंकि पूरा एजुकेशन, कहीं भी आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहो तो पता लगेगा कांग्रेसियों का है वो कॉलेज। कहीं भी आपको स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो, DPS मथुरा रोड से लेके RK पुरम तक, ये सब, चाहे ये लुइस खुर्शीद रही हो, चाहे यहाँ पे जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट देखता था, सारे कांग्रेसी होते थे। एक प्रश्न है मुझसे कि जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन है सारे कांग्रेसियों के हैं, तो ये राहुल गांधी, नेहरू जी के अलावा कोई इनके परिवार में पढ़ क्यों नहीं पाया कायदे से? राहुल भी कहाँ पढ़े हैं? किसने कहा? राहुल प्रियंका भी कहाँ पढ़ी है? नहीं पढ़ेंगे तब ना। सोनिया भी कहाँ पढ़ी है? अरे भाई, जिसके पास इंदिरा जी का नहीं पता है कितना उनका, जितना पढ़े, हजारों करोड़। अब सोनिया गांधी कितनी, आप बात हम लोग भटक रहे हैं, नहीं तो आप सिंपल था, सोनिया गांधी जिस तरह से पर्चा नहीं बनी ना, उनको अपने एसेट्स का डिटेल देना पड़ता है, और उसमें सारा कुछ कच्चा चिट्ठा पता चलता है कि वो एशिया की सबसे समृद्ध महिला कैसे बन गई भाई। उनके पति कौन से IAS PCS से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बिल्कुल, हाँ। या उनके बेटे कौन से इतने लायक हो गए, कितना पैसा कमा के दे दिया सोनिया गांधी को। एशिया की सबसे बड़ी मतलब सबसे पैसे वाली महिलाओं में उनका नाम है, सबसे बड़ा समृद्ध परिवार है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? यही सब जो मतलब जो 1954 में जीप घोटाले से यात्रा शुरू हुई, शुगर केन, फिर भोपोर्स, फिर आपके 2G 4G 3G कोला घोटाला है ना, तो आप कुछ इस तरह से इंगित करना चाहते हैं? मैं सिर्फ अब उस पे आते हैं हम लोग मुद्दे पे, कि जो रायबरेली और अमेठी है, ये दो चुनाव कांग्रेस जहाँ पे सोच रही है, इंडी गठबंधन जहाँ पे लड़ रहा है, थोड़ा बहुत रायबरेली में थोड़ा मान सकते हैं आप। अमेठी में तो KL शर्मा के आने के बाद स्मृति ईरानी कम से कम हमको लगता है कि 1.5-2 लाख वोटों से जीत जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बार जो स्मृति ईरानी जी का माहौल है, और जो KL शर्मा आपने कहा कि पंजाब से ही हैं और दिल्ली में कार्य देखते थे, हालांकि लोग एक तरह से नैरेटिव बताया जा रहा है कि KL शर्मा जी कार्यकर्ताओं में बहुत पकड़ है, तो हमको लगता है कि जैसे आपने कहा कि स्कूल एडमिशन वालों से पकड़ है, और बिल्कुल आपके मतलब उस तथ्य से सहमत हूँ। एक तरह से अमेठी को वो हार चुके हैं,
शायद इसीलिए राहुल गांधी और कोई भी गांधी परिवार का आदमी हिम्मत नहीं कर पाया कि वहाँ से लड़ सके। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस का और गांधी परिवार का इस बार वहाँ से सूर्य अस्त हो जाएगा। रायबरेली दोनों जगह रायबरेली में एक फाइट, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उसको नहीं हराना चाहिए, उसका बेस्टन है। लेकिन वो भी सत्य है कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, और जब लास्ट टाइम राहुल गांधी भी चुनाव हारे तो सनय सनय जब हार रहे हैं तो इस बार हो सकता है कि जो है फिर से राहुल गांधी का नंबर और रायबरेली का नंबर हो। तो इसलिए फूलपुर में हारी थी इंदिरा गांधी, ऐसा इतिहास में है। तो मुझे लगता है कि फूलपुर हार चुके हैं, फिर अमेठी हार चुके हैं, तो इस बार रायबरेली का भी नंबर है। और वैसे रायबरेली में राहुल गांधी प्रचार कम करना है, उनकी माँ और मतलब बहन प्रियंका ये ज़्यादा एक्टिव दिखती हैं। अभी जो वहाँ की स्थिति है, जो रायबरेली की आप देख रहे हो कि वहाँ पे जिस तरह से राम मंदिर के प्रभाव दिख रहा है, और वहाँ पे कई विधायक जो है कांग्रेस छोड़ के या सपा छोड़ के सब आ गए हैं। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि दिनेश प्रताप सिंह लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। उस शख्स ने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए सीधे धनराशि दी थी मंदिर निर्माण में, और वो राम की ताकत होगी कि हारेंगे, क्योंकि इन्हीं के नाम से एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम के अस्तित्व के बारे में। एक आदमी राम के अस्तित्व का निर्माण कर रहा है, एक आदमी राम के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है, तो ये रावण 100% मरेगा। और आप ये जान लीजिए कि परमानेंट नॉर्थ से कांग्रेस गायब होने जा रही है और केवल वायनाड पे रहेगी। और वहीं पे देखिए वायनाड में भी, वहां भी कोई न कोई हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम अगले चुनाव में या इसी चुनाव में इनको निपटा देगा। अब ओवरऑल आपको क्या लगता है राम मंदिर का प्रभाव कितना रहेगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन खास करके जो उस जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है 5वें फेज की या 6वें फेज में जहाँ जहाँ चुनाव होना है, ये पूरा वो राम मंदिर के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ पे अभी मेरा जहाँ तक असेसमेंट है, मैं अयोध्या होके भी आ गया हूँ, कई बार बीच में जाना हुआ, तो मैंने वहाँ यादव वर्ग जो कि मुसलमानों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी से अलग भागता है और सपा को या जो भी बीजेपी को हराता है उसके साथ जाने की कोशिश करता है। यादवों में मैंने देखा कि आज की डेट में पहले 10-20% थे यादव बीजेपी के साथ, अभी ऐसा लगता है कि 50% से ज़्यादा यादव खुल के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अयोध्या वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। उस कैलकुलेशन के आधार पे अखिलेश यादव रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, वो क्या यादवों को कुछ ट्विल्ट कर पाएंगे, या क्या आपको दिखता है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप होती जा रही है मामला सारा जगह? देखिए, जो मुलायम सिंह यादव ने यादवों को मुलायमी कट्टा समाया था, तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी ने उनको बांसुरी, जिसके धारक हैं, और शांतिप्रिय कौम, और वो एक ऐसी जात थी जो जानती थी, अपने कृष्णवंशी मानते हैं, उसकी उपज मानते हैं, और उनको ये एहसास था कि मुलायम जी और यही सेकुलर की राजनीति जो है उनकी ऑब्जेक्टिव के रूप में आई थी। लेकिन उनको जब पता चला कि तुमने चलो ठीक है अयोध्या का विरोध किया, लेकिन तुमने कृष्ण का मंदिर बनवा दिया होता, तुम मथुरा में तो कुछ कर दिए होते, तो मुलायम सिंह परिवार का भी ढोंग उजागर हो चुका है। इसलिए ये जान लीजिए, जो आपने कहा कि उनका वोट प्रतिशत या वोट परसेंट यादवों का बीजेपी के पक्ष में बढ़ता जा रहा है, इतना तो मान सकता हूँ। जहाँ कोई यादव उम्मीदवार है वहाँ तो हो सकता है एक बार दे दे, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब सपा पार्टी अगर उसमें यादव उम्मीदवार नहीं है तो यादवों का वोट पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और अब इसमें कोई दुराय नहीं कि जिस समय चुनाव 5वां चरण 14 सीटें उत्तर प्रदेश में लगभग, जिसमें राजनाथ सिंह की सीट एक महत्वपूर्ण है लखनऊ में, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा लखनऊ में, सबसे बड़ा योगदान। तो मुझे लगता है कि इस खासकर 14 सीटें में 5वें चरण में 14-0 का रिजल्ट रहने जा रहा है। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और राम ने एक ऐसा तीर चला है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, इधर से अटक से लेके कटक तक आप देखें भगवा फहराएगा। और केरल और तमिलनाडु में भी इस बार मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, बहुत ज़्यादा मत प्रतिशत में हम 15 से ऊपर का आंकड़ा छू रहे हैं। और अगर सही मामले में तीर चल गया और प्रॉपर लेफ्ट और कांग्रेस थोड़ा जो इन लोग सहयोग करते हैं, सेटिंग प्लॉटिंग थोड़ा सी भी कम रही, तो वहाँ से भी सीट आने जा रही है। और जो फलोदी सट्टा बाजार जो 305-308 दे रहा है,
तो ये भी आशा व्यक्त कर रहा है कि फॉग ना आ जाए। फॉग तब आता है अप्रत्याशित रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, अप्रत्याशित, जिसमें जो मेन और विमेन की कॉग्निटिव फैकल्टी है, जो सोचने की क्षमता से बाहर, तो उस दिन का सट्टा कैंसिल कर दिया जाता हो। तो ऐसा होने की स्थिति भी आ रही है, ये जान लीजिए आप। हाँ, मतलब एक तरह से ये आपके हिसाब से तो फिर बीजेपी वन साइडेड इलेक्शन है पूरा, लैंड स्लाइड विक्ट्री जिसे कहते हैं। लेकिन कर्नाटका में कुछ कमजोर नहीं दिख रही बीजेपी? बीजेपी केवल इक्वेशन में कमजोर रही दिख रही। जो आज जो कास्ट इक्वेशन, कास्ट जनगणना के नाम पे जो इलेक्शन लड़ता है, तो उसके दिमाग में केवल इक्वेशन रहते कि 8% फला जा, 3% फला जा, 2% फला, ये गेम। लेकिन वो भूल जाती है कि बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस जो आदमी का होता है वो कास्ट रहित होता है, क्योंकि मेरे में भी ए पॉजिटिव ब्लड होगा, आप में होगा, डिफरेंट जाति उसमें भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव होगा। तो इंडिविजुअल एज ए एग्जिस्टेंस को भुला दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, यही मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो का अन्नदान जो गरीबी से जूझ रहे थे उनको दिया, 12 करोड़ लोगों को आपको गैस सिलेंडर दिया, 4 करोड़ लोगों के लिए घर बनवाए, और लगभग 50-40 करोड़ के आसपास जनधन योजना में खाते गए, जो किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है कि हर तीसरे महीने 2,000 रुपये अकाउंट में जाते हैं। जो कॉस्ट इफेक्टिव, प्रॉफिट ओरिएंटेड शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, कॉस्ट इफेक्टिव खेती की बुनियाद रखी है, जिसमें किसान को नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं? और दो लाइन खत्म करूंगा। एक बड़ा अच्छा लेख पढ़ रहा था मैं कि भारत का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रोड, आपके हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये आप फिजिकल मान लीजिए कि इतने प्रति किलोमीटर रोडें बन रही हैं, इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं, एम्स 12 बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, जहां पे 6 हवाई अड्डे हिली एरियाज में होते थे, 150 हवाई अड्डे मात्र 10 सालों में, और 70 सालों में मात्र 47 हवाई अड्डे। इससे अंदाजा लगाइए कि केवल बात नहीं चल रही है कि हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे आप देखेंगे कि जो कल 500 वर्ष पहले लौट गए थे, वो जो कुछ चाहे कोई सा धर्म अपना लिया था, वो वापसी की ओर आ रहे हैं। और भारत का सिक्का आबू धाबी में मंदिर, अमेरिका में मंदिर, यूरोप में मंदिर, नवग्रह का मंदिर मेरा एक साथी बनवा रहा है इंग्लैंड में। तो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दुनिया देख ही नहीं रही है। वो आपको लगता है कि वर्ल्ड मिसनोमर है, क्या नाम है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ विश्व गुरु की परिकल्पना केवल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी जब तक आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जाएगा। दुनिया योग को मान रही है, पूरी दुनिया 23 जून को बाहर सड़कों पे होती है स्वास्थ्य को लेके। तो इस तरह का जो निर्माण हो रहा, व्यक्ति निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण, और उसके साथ मानवता निर्माण के साथ विश्व शांति की परिकल्पना जो की जा रही है, तो वो कहां से आ रहा, उदय कहां से हो रहा? 2014 से पहले कहां था? इकोनॉमिक डाटा प्रस्तुत करके ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते आप जब तक जमीन नहीं ले जाते। एक ही उदाहरण दूंगा, लोग कहते थे कि खाद्यान्न के प्रोडक्शन के मामले में विश्व में नंबर 1 भारत है, और फिर कहते थे कि भारत में लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं। 80 करोड़ भोजन कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है, उसके पेट, उसके जीवनता के लिए दिया जा रहा है। ये फ्रीबीज से मत जोड़िएगा कि फ्री में यात्रा, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी जो केजरीवाल की है, वो उसकी भूख से लड़ने की क्षमता पैदा की जा रही, और अपना काम करके अपने बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा। और एक चीज, 4 करोड़ छत जो दी है, कौन? पक्का मकान मतलब इन सब चीजों का प्रभाव दिख रहा है भाई, इसीलिए 400 पार का नारा ऐसे नहीं दिया गया होगा वो इतने बड़े बड़े नेताओं द्वारा, इसका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आती कि राहुल गांधी भी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे साल में, और उनके भी बहुत सारे की करोड़ों की नौकरी दे रहे हैं, बहुत सारा चीज वो भी तो बोलते हैं भाषणों में अपने। 1970 में, कोई ध्यान 1950 में भ्रष्टाचार हटाओ का नारा दिया था कांग्रेस ने, 54 में जीव घोटाला, 1970 में गरीबी हटाओ का नारा था, आज भी गरीबी हटाओ का नारा, और नारा ही दे रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, गरीबी हटी हो। 80 करोड़ लोगों का भोजन मोदी जी ने दिया, क्योंकि अन्न के मामले में सबसे बड़ा भारत प्रोडक्शन क्षेत्र में था। तो भूख तो पहली मेरी मिटे, तब तो मानू कि हाँ प्रोडक्शन हो रहा है। छत तो हो कि 1 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर, आज 44 डिग्री टेम्परेचर, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो उस दौर पे कैसे रहा होगा इस देश का दलित,
आदिवासी, ओबीसी, जिसको मान ले गरीब वर्ग, गरीब तो हर जगह है, चाहे जिस जाति का जिस धर्म का हो, तो केवल जो सेकुलर वर्ड जोड़ के इन्होंने राजनीति की है, जो यहाँ के मुसलमानों को बरगलाया है, जो कि मुसलमान सही क्षेत्र में है नहीं, वो सब यहीं से कन्वर्टेड है। उन्हीं को जो है उन्होंने दिखाया कि तुम्हारे लिए भारत महत्वपूर्ण नहीं, मक्का मदीना महत्वपूर्ण है, यूरोप महत्वपूर्ण है, इटली महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से भारत को कल्चरली, एजुकेशनली नीचे दिखाने का प्रयास किया गया था, आज की डेट में उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस इनकम की है हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करता है, सबसे डॉक्टर पैदा करता है, और विश्व की पूरी हेल्थ सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और आर्म सर्विसेज जिसका कायल हो गया है इजराइल, वो कह रहा है कि हे भारतीय आओ मेरी रक्षा करो। तो किसने उजागर किया, किसने संबल दिया, किसने ताकत दी? ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दी है। तो आपको अब आखिरी क्वेश्चन, हम लोग इसको समाप्त करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है हम लोगों की, हर बार यही होता है। आपको क्या लगता है कि इंडी गठबंधन जो है, ये पूरा गठबंधन लमसम और कांग्रेस का अलग से कितने सीटों तक ये लोग अपना पहुंचा ले जाएंगे? देखिए, एक चीज तो मैं बहुत श्योर हूँ कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। अच्छा, मतलब ये पिछले इलेक्शन से कम रहेगी। बिल्कुल 50 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं करेगी। इंडी अलायंस के साथ इसमें ममता बनर्जी सपा नीचे ऊपर गिर लीजिए, ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी भी नहीं है और काक लोग नहीं है, मतलब तो हाँ, ममता बनर्जी काट देंगे तो ये कुल मिला के जितने अलायंस हैं, जितने लोग हैं, इनको बिल्कुल आप जो है लगभग 90 से 100 सीट में मान लीजिए, इससे ज्यादा ये टोटल कुल मिला के नहीं जाएंगे। 3 अंकों में बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे 3 अंकों के डिजिट पार करने मुझे डाउट है। ये केवल आपने शुरू में कहा था खुश हो लें कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी चुनाव जीते हैं। हाँ, वामपंथी बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ, वामपंथी लग रहा है जैसे कि मोदी को हरा दिया। इंडी गठबंधन जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना थोड़ा सा मिठाई उठाई लड्डू वड्डू खा ले, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कपिल सिब्बल साहब कितने वोट पड़े थे भाई साहब? 2330 वोट कुल पड़े थे, 2800 की कुल मत था वहां पे, मतलब 2800 वोटर थे लगभग। हाँ बिल्कुल 2300 कुछ वोट पड़े, 2330 वोट के आसपास की पोलिंग हुई है। ये मतलब 1060 वोट कपिल सिब्बल साहब को मिला। प्रदीप राय जी एक मजबूत उम्मीदवार थे, तो उनको लगभग 600 समथिंग वोट, 300 वोट जीते हैं। तो उसी में सब जाके नेता होता, चूंकि राज्यसभा एमपी है। अग्रवाला भी तो थे, आदि से 30 नंबर पे थे, वो भी बीजेपी से टाइप के ही संपर्क है। हाँ, संपर्क था, शायद वो नहीं खड़े होते तो प्रदीप राय जी और इनमें सही मुकाबला तभी होता। तो चूंकि यहाँ की व्यक्तिगत इलेक्शन होता है, व्यक्तिगत होता है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, यहाँ पार्टी की सरकार इन्वॉल्व थी, ये इन्वॉल्व थी। कोई सरकार अपने लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है, वो यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे एनजीओ के चुनाव लड़ने आएंगे, जहाँ पे ज्यादातर किस लोग चुनाव जानते हैं, आप जानते हैं, बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। लाइजनिंग करना है उनको क्या करना, जी हुजूरी करना है, हुजूरी करनी है, और शाम को क्लबों में बैठ के अपना सिस्टम बनाना है, जो है 3000 वाली चाय पीनी है ना। पता नहीं कौन सी चाय आती 3000, मुझे पता ही नहीं चलता। और उसके बाद नशा भी हो जाता है कहते हैं उस चाय से। अच्छा, तो हाँ, तो हो गया, इकट्ठा करते हैं पैसा। हाँ, चलते हैं, देखते हैं कौन सी चाय, एक दिन घूम के आते हैं, तो उसी में अपना मिठाई उठाई खा ले, खुश हो जाए इंडी गठबंधन, है ना। बाकी और आप जानते हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, और आपके अभिष्ट भारत के दर्शकों को फिर से अनुरोध करूंगा कि अपनी मुहिम में लगातार जारी रखें। सबसे अनुरोध है कि भैया वोट जरूर दीजिए, और अपने जान पहचान वाले सबको प्रेरित कीजिए कि वोट दें। वोट देना आपका कर्तव्य है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों को नमस्कार। बाकी शैलेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से विमर्श और जिस तरह से समसामयिक सब्जेक्ट्स में, विषयों में आप लगातार बने हुए हैं, मैं देखता हूं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन नई चीज़ जो आप विश्व के सामने और भारत जनमानस सामने लाते हैं, इस तरह से लाते रहें। और सबसे पहला धन्यवाद तो कि प्रोफेशन के साथ साथ ये कार्य आप कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि जो आपके पाठक हैं वो किसी का भी एजुकेशन LLB से, ग्रेजुएशन से कम नहीं है, इसलिए आप उन लोगों को जगा रहे हैं, आप उन लोगों को खटखटा रहे हैं जिनमें सोचने समझने और कार्य निष्पादन की क्षमता है। तो आप उसी तरह जामवंत का काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हनुमान जी को एहसास कराया कि आप सोइए मत, आप ही में सब कुछ समाहित है और सर्वशक्तिमान है। जाके लंका में रावण को संदेश दीजिए और ध्वस्त कीजिए। तो प्रजातंत्र में जितना पार्टिसिपेशन होगा, जितनी भागीदारी बढ़ेगी, उतना ही मजबूत होगा। तो आपका और आपके दर्शकों का बारंबार प्रणाम, धन्यवाद। और इस तरह से आप करते रहें, यही हम सबकी और आपकी, भारत की मंशा है, लोगों की मंशा है। इसी तरह कार्य आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बंधुओं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें,
और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।